तो दोस्तों इंग्लिश बोलने के लिए आप क्या सोचते हैं कि आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर रटनी पड़ेगी? नहीं, आपकी कमांड सिर्फ 4 चीजों पे होनी चाहिए। अगर आपने इन 4 चीजों को अच्छे से पकड़ लिया, अच्छे से अपनी खोपड़ी में बैठा लिया, है ना, तो उसके बाद आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको प्रैक्टिस करने जो है वो बच जाती है। तो आइए उन्हीं 4 चीजों को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं और बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सब कुछ याद रहे, ठीक है, ताकि आप एक भी शब्द भूले ना। देखो, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके लिए वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई बच्चा हेल्पिंग वर्ब पे कमांड कर लेता है, हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से समझ लेता है, तो समझ लो कि उसका आधा काम तो वहीं पे हो जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब देखो क्या करती है सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब से 2 चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। एक तो ये कि किस समय के बारे में सेंटेंस हमें बता रहा है, मतलब सेंटेंस में जो भी काम किया गया है वो किस समय के लिए किया गया है। दूसरा, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो किस तरह का है, वो एक व्यक्ति है, 2 है, सिंगुलर है, प्लूरल है ना। ये थोड़ी बहुत जानकारी हमें हेल्पिंग वर्ब से मिल सकती है। अब सर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फिर हेल्पिंग वर्ब यही होती है जो आप ये ऐसे शब्द पढ़ते हैं ना, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, ये सब की सब हेल्पिंग वर्ब भी तो होती है, कुछ और थोड़ी होती है, ठीक है। इनको हम हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं। लेकिन आपको यहां पे एक चीज को थोड़ा क्लियर रखना चाहिए। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को 2 कैटेगरी में रखा जाता है। कितनी में? 2 कैटेगरी में। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब हां का हां रहेगा, ना का ना रहेगा। पॉसिबिलिटी की कोई गुंजाइश है ही नहीं, संभावना की कोई गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं बातें जिनमें संभावना होती है, जिनके बारे में आपको पक्का नहीं पता होता। तो जहां हां की हां, ना की ना रहेगी, वहां पे तो आप अपनी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, डू डज डिड, ठीक है। ये सब जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब में तब इस्तेमाल होती है जब आप बात को हां की हां, ना की ना रखते हैं, मतलब जो आपने बोल दिया ऐसा ही है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि आप जो बोल रहे हैं भी ऐसा है भी या नहीं है, तो मतलब आप खुद कंफ्यूज हैं। संभावना है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको अलग से सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, जिनको हम बनाते हैं मॉडल्स से। किससे बनाते हैं? मॉडल वर्ब्स से ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं। मॉडल वर्ब में यही आते हैं आपके जो आपने आज तक पढ़े हैं, कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, इसी तरह के जो शब्द हैं वो आपके मॉडल वर्ब में इस्तेमाल होते हैं। और यही जो बात है वो यहां पे लिखी हुई है, क्या कि पक्की बात होगी, हां की हां रहेगी और ना की ना। जब आप हेल्पिंग वर्ब में सेंटेंसेस को बनाओगे तब आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करोगे सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता कि ये हेल्पिंग वर्ब आखिर सेंटेंस में लगती कहां पे है ना। ये भी तो पता होना चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी कहां पे। सर ये तो हमें पता चल गया कि डू डज, इज एम आर, हैज हैव, विल जो भी है ये आपका, ये सर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इतना तो मुझे पता चल गया। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं सेंटेंस में लगाऊं कहां पे। यहां पे देखो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख जाएगी, ये जो लिखा हुआ है ना HV, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो कहां कहां है, ये रहा HV, ये रहा HV, ये रहा, ये रहा। यानी कि सेंटेंस में यहां यहां आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। सिंपल सेंटेंस होगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद लगानी पड़ेगी, नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगेगी, फिर भी इंटरोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट से पहले लगेगी, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब भी सब्जेक्ट से पहले लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके सेंटेंसेस में, आपके समय को पहचानने के लिए, ठीक है। किसको पहचानने के लिए? समय को पहचानने के लिए। लेकिन यहां पे भी बच्चे गलती करते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी याद कर ली, लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, है ना। सर हम तो ही के साथ आधी बार वाज लगा देते हैं, सर हम ही के साथ कई बार वो लगा देते हैं, डू लगा देते हैं, हम तो सर आई के साथ डू लगाते हैं ना। तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। चलो मैं बताता हूं, देखो आपको सिर्फ वही याद करना है जो मैं बताऊंगा, ठीक। इन शब्दों को याद कर लो, इज, डज, हैज, और इसके साथ एक और लिख लो एक्स्ट्रा, वाज। इज, डज, हैज और वाज, ये जो 4 शब्द है इनको इन 4 शब्दों के साथ इस्तेमाल करना है। सर ये तो 3 है, अभी चौथा लिखवाने वाला हूं भैया, है ना। तो चौथा ही ये रहा, नेम, 4th नंबर पे, ठीक है। तो आपको ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, बस
ये 4 शब्द याद कर लो, ये वाले 4 शब्द इन वाले 4 शब्दों के साथ इस्तेमाल होंगे बस। उसके बाद जो बच गया सबको आपस में मिक्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये याद होने चाहिए। ही के साथ आएगा सर इज, डज, हैज और वाज, ठीक है। और देखो इनके अलावा जो बच गए, जैसे इज एम आर में से आर बच गया, डू डज में से डू बच गया, हैज एम में से हैव बच गया, इनको इनके अलावा जो बच गया सबके साथ लगा दो, इनको छोड़ करके जो बच गया, क्या क्या बच गया बताओ, याद है कुछ, क्या क्या बचा है? यहां बच गया हमारा वी, हमारा बच गया यू, हमारा बच गया दे, इनके साथ इनको लगा दो, बस हो गया काम, हो गई ना याद एक ही बार में। बच्चे इनको इसको अलग याद करेंगे, इसको अलग याद करेंगे, भाई सबकी जरूरत क्या है, जब आपको पता है ये दोनों आपस में आपको याद है तो बच्चे कुछ आपस में इस्तेमाल ही होंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी हेल्पिंग वर्ब है जिनको हम सबके साथ लगा सकते हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि इसको इसके साथ ही लगानी है, उसको उसके साथ नहीं। ये बोलते हैं हैड, डिड और विल कि भाई हमें सभी के साथ लगाओ, हमारी किसी से दुश्मनी है ही नहीं, हमें चाहे इनके साथ लगाओ चाहे इनके साथ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। तो ये सबके साथ मिलजुल के रहने वाले कुछ शब्द हैं, ठीक है। चलिए अब एक आता है जो सबसे अलग चलता है, क्या सबसे अलग चलता है? वो है आई। आई नहीं लिखा ना मैंने कहीं पे भी, ये सबसे अलग चलता है। सर कैसे चलता है सबसे अलग? ये बेचारा क्या करता है, इसकी दुश्मनी ना तो इनसे है, ना इनसे है, ना इनसे है, किसी से भी दुश्मनी नहीं है। ये क्या करेगा, ये कुछ यहां से लेता है, कुछ यहां से लेता है, ठीक है, ये इनको तो सबको ले लेता है, तो कुछ यहां से लेगा, कुछ यहां से लेगा, यहां से क्या क्या लेगा, यहां से तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा सर, क्या मिलेगा बताओ? यहां से मिलेगा वाज, ठीक है, तो यहां से किसके साथ लगेगा, वाज के साथ लगेगा। यहां से सर डू के साथ और हैव के साथ लगेगा, डू भी ले लेगा, हैव भी ले लेगा। इसके अलावा एक और बच जाता है एम, क्या बच जाता है? एम, एम को भी ले लेगा। तो ये बेचारा ऐसा है जो सबके साथ मिलजुल के रहता है, मिलजुल के काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद करोगे। चलो थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ही इज वॉचिंग, देखो इज एम आर आ गया, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है तो ये हमें समय के बारे में तो बता ही नहीं होगी, क्योंकि लिखा हुआ है कि समय के बारे में बताती है। हाँ, इज एम आर कहां पे इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट में। तो इस सेंटेंस में पता चल गया हमें कि ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट का है। यहाँ पे हैज हैव लगा हुआ है, ये भी प्रेजेंट का है। वाज वर लगा हुआ है, तो वाज वर कहां पे लगता है? पास्ट में। हैड कहां पे लगता है? पास्ट में। विल कहां पे लगता है? सर विल तो हमारा फ्यूचर में लगता है, तो सेंटेंस भी फ्यूचर का हो जाएगा। यह भी विल हैव है, तो ये भी आपका फ्यूचर का हो जाएगा। तो देखो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ने हमें बता दिया कि सेंटेंस में जो भी काम है वो काम किस समय का है। तो हमारा पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, जब का भी काम है वही हम लिख देंगे, ठीक है। बाकी देखो सब्जेक्ट सब में क्या है? सेम है। सब्जेक्ट सब में क्या है? सेम है, ठीक है। ही है सब में, तो ही के हिसाब से ही के साथ इज आता है, हैज आता है, वाज आता है, हैड, विल, ये तो सबके साथ लगते हैं। इधर देखो एक चीज और होती है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब की फॉर्म भी लगती है। यहाँ पे वॉचिंग है तो यहाँ पे वॉच्ड है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ गिनी चुनी चीजें होती हैं। यही है आपका पॉइंट नंबर 2। दूसरे नंबर की ऐसी चीज है जो आप देखेंगे कि हम अपनी वर्ब को अपनी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। देखो वर्ब की होती है टोटल 5 फॉर्म्स। सर 4 पढ़ी थी हमने, नहीं 3 पढ़ी थी हमने, तो है ना भैया चौथी और पांचवी भी होती है। हर वीडियो में बताता हूं भैया, अब तो सीख जाओ। चौथी और पांचवी फॉर्म भी होती है, ठीक है। छोटे बच्चे नहीं रहे, अब स्कूल में थोड़ी पढ़ रहे हो पहली क्लास में। ये कौन सी होती है? आपने आईएनजी वाली वर्ब से सुनी है? गोइंग, कमिंग, आस्किंग, ये वही होती है, ठीक है। आपने ये 5 भी कौन सी होती है? आपने सुनी है एस या ईएस वाली वर्ब। तो जिन वर्ब्स में एस या ईएस लगा होता है पीछे, गोज, कम्स, आस्क्स, है ना, और बहुत सारी हैं ऐसी, ठीक है। उन सब के साथ आप वर्ब की उनको 5वीं फॉर्म के अंदर उनको रखते हैं, ठीक है। देखो जैसे वर्ब की पहली फॉर्म है, पहली फॉर्म किस किस के साथ लगती है? मॉडल वर्ब। कोई भी सिंगल मॉडल वर्ब है, जैसे मैंने बोला ही शुड गो, तो देखो मॉडल वर्ब के साथ लग गई ना पहली फॉर्म। कोई भी मॉडल वर्ब हो पहली फॉर्म लग जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है पहली फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में लगती है पहली फॉर्म। ये बात आपको याद रखनी है। वर्ब की दूसरी इकलौती ऐसी फॉर्म है जो सिर्फ एक ही टेंस में लगेगी, और वो टेंस है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी किसी मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव लगा हुआ है तब, और जब पास्ट नहीं, जब आप किसी भी परफेक्ट टेंस को देखते हैं मॉडल वर्ब के साथ हैव, आपने देखा होगा जैसे शुड हैव देखा ना, शुड हैव, ठीक है। आपने देखा होगा कुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, ऐसी वर्ब्स आपने देखी होंगी मॉडल वर्ब्स।
इन सब के साथ अगर वर्ब लगेगी तो तीसरी फॉर्म लगेगी, वरना वो कुआं में कूद के जान दे देगी। ठीक है, तीसरी फॉर्म भी लगानी पड़ेगी इसके साथ, गलती से कोई और मत लगा देना। ठीक, तीसरी फॉर्म हमेशा जब लगेगी जब किसी मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है। फिर लगती है परफेक्ट टेंस में। हाँ सर ये तो हमने सीखा था, परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती थी, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती थी, फ्यूचर में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती थी। तो यहां पे कोई भी परफेक्ट टेंस हो सबके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। सर आईएनजी वाली फॉर्म का लफड़ा समझ में नहीं आता, अभी बताता हूं। देखो कोई भी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद अगर बी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बी, और आप वर्ब लगाना चाहते हैं तो आप आईएनजी वाली वर्ब आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं लेकर जाना चाहते, यहां पे जो आईएनजी वाली वर्ब्स है इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। जब हम सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी दिखाना चाहते हैं, जैसे ही इज गोइंग, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वो जा रहा है, वो खा रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी दिखा रहे हैं कि कोई कुछ कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम आईएनजी वाली वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया ना, सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, विल बी हो गया, उन सब के साथ। मॉडल्स में कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए मॉडल वर्ब में बी लगाना पड़ता है, इसलिए यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है, एक ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनमें आता है ना जिसमें सिंस फोर लगता है, भैया याद आया, सिंस फोर लगता है जिसमें, उसमें वर्ब में आईएनजी लगती है, वहां पे लगती है। और ये इकलौती लगेगी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में वर्ब की पांचवी फॉर्म। कौन से सब्जेक्ट के साथ बताओ, ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ, इनके साथ आप वर्ब की पांचवी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की पांचवी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहता है, मतलब जिसको यह है कि सर हमें ना बहुत इंग्लिश पढ़ ली इधर उधर से, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है ना, आज तक हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुए, तो आप एक बार हमारा कोर्स ज्वाइन करके देखो, पूरी गारंटी के साथ आपके जो है, अगर आपका कोर्स क्लियर नहीं हुआ ना, आपको इंग्लिश क्लियर नहीं हुई, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना बस आप। ये हमारी एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करो, इसी में हमारे कोर्सेज मिलेंगे। मैंने बिल्कुल जीरो से ABCD से सिखाया है, ABCD तो आती होंगी ना, हाँ तो बस वहीं से सिखाया है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। चलिए अब देखो, कुछ लोगों को इसमें भी गड़बड़ हो जाती है ना, कुछ लोग तो इतने मतलब क्या बोलूं मैं उनको अब, है ना, इतने मतलब समझदार हैं कि यहां पे भी गड़बड़ कर देंगे, यहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी गड़बड़ कर देंगे। ये चीज भी उनसे नहीं बनती है। अब देखो ये आपको मैं सिखाता हूं क्या होता है। देखो आई का मतलब आपने सुना होगा मैं, तो मी का मतलब क्या होता है, मी का मतलब भी मेरे लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मी का मतलब भी मैं ही है, यानी कि मेरा, मैं। ठीक है, मुझे, ये मी का मतलब है, ये मी का मतलब भी सेम ही, मेरे बारे में बात हो रही है। वी का मतलब भी हम होता है और अस का मतलब भी हम ही होता है। यू का मतलब भी तुम ही होता है और इधर भी यू ही है, खैर है ना। दे का मतलब भी वे होता है और देम का मतलब भी वे ही होता है। उन्हें भी बोल देते हैं कई बार, उन्हें भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें भी बोल देते हैं, तुम्हें, उन्हें, हमें, ऐसी चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन है तो हम ही ना, हमारे बारे में बात हो रही है। ठीक है, ही का मतलब होता है वह, किसी लड़के के लिए, और हिम का मतलब भी यही होता है, लेकिन इसके लिए कई बार हम उसे भी लिख देते हैं, उसे, उसको, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। शी का मतलब भी वह होता है और इट का मतलब भी यह होता है। ऐसे ही इनका मतलब भी सेम है। फिर सर फर्क क्या है, फर्क यह है कि अगर ये शब्द आपके सब्जेक्ट में दिखाई देते हैं तो आप इन वाली इंग्लिश को लगाते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट में आते हैं तो इनको लगाते हैं। एग्जाम्पल आपको देता हूं, वरना आपकी बुद्धि से बाहर चला जाएगा ना सब कुछ, मुझे पता है आपका। देखो मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैंने बोल दिया मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। तो मैं कहां पे आया है, सब्जेक्ट में, तो मैं कैसे लिखूंगा, आई एम स्टडिंग। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ये पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं वो मुझे पढ़ा रहा है। ठीक है, अब देखो अब भी मेरे बारे में बात हुई है, मेरे बारे में बात हो रही है, मुझे पढ़ा रहा है। तो अब भी देखो यहां पे भी मैं पढ़ रहा था, यहां पे भी मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट, तो कैसे बोलेंगे, वो मुझे पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग
मी, है ना। अब देखो मी आया है उसी सेम शब्द के लिए जहां पे पहले आया था आई, तो ऐसे इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट में है तो आपको ये वाली चीजें लगानी पड़ती हैं, और अगर ऑब्जेक्ट में वही चीज आई है तो आपको ये वाली चीजें लगानी पड़ती हैं। तो इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी। किस किस का? सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी। सर जो हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी थी, क्या इनका कोई इस्तेमाल भी है, मतलब इनको कोई ऐसा मीनिंग भी है जिसको रट लें और रटते ही हमारी बुद्धि में आ जाए बस हाँ भैया है मीनिंग? प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स जो है उनका अलग मीनिंग है, पास्ट वाली का अलग है, और फ्यूचर वाली जो है उनका अपना भाई अलग ही चल रहा है कुछ, ठीक है, उनकी अपनी अलग ही मीनिंग्स है। देखो जैसे प्रेजेंट वाली है इज एम आर हो गया, इनका मतलब क्या है कि कोई काम लगातार चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। हैज हैव का मतलब क्या है? कोई काम खत्म हो गया है या शुरू हो गया है। डू डज का मतलब क्या है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। ऐसे ही नहीं कहीं भी किसी भी सेंटेंस में मुंह उठा के आगे डू डज को लगा के नहीं, सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे जब आप इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। ज्यादातर 99% केसेस में ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही देखने को मिलेगा। सर इज एम आर तो हमने कई बार देखा है, इसके बाद बीइंग भी देखा है क्या कभी आपने? पैसिव वॉइस पढ़े कभी जिंदगी में? तो जब भी तो देखोगे, है ना। तो बीइंग पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है इज एम आर के बाद, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि ही इज बीइंग टॉट। ही इज बीइंग टॉट का मतलब क्या है? इस व्यक्ति को पढ़ाया जा रहा है, इस व्यक्ति को पढ़ाया जा रहा है। ही इज बीइंग टॉट, ही इज बीइंग सेंट, इसे भेजा जा रहा है, ऐसे, ठीक है। हैज हैव के साथ भी बिन आपने देखा होगा, इसको भी पैसिव वॉइस में हम लगा सकते हैं। और ये जितने भी शब्द हैं ये आपके यहां पे इस्तेमाल होते हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। कहां पे? हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, ठीक है। इसी तरह से कुछ पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये रही आपकी वाज, वर, हैड, डिड, है ना। ये सब के सब आपकी, जैसे प्रेजेंट में इनको कुछ मीनिंग था, पास्ट में भी कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, और ऐसे ही आपकी कुछ फ्यूचर की भी हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी फ्यूचर की भी आपकी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब देखो मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूं, देखो जैसे हैज हैव है ना। हैज हैव के साथ जब हम टू लगाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग कुछ और ही निकल के आता है। क्या? कि कोई काम करना है, किसी को कुछ करना है, ठीक है, ऐसा मीनिंग निकल के आता है। देखो हर किसी हेल्पिंग वर्ब को हम अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए। ऐसा नहीं उसका मीनिंग आज मैंने ये लिख दिया तो जिंदगी भर धरती पलट जाएगी पर इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब अपना रूप चेंज करती रहती हैं गिरगिट की तरह। लेकिन कुछ ऐसे फिक्स मीनिंग होते हैं जो इनके हर जगह सेम ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मीनिंग देखो, हैज हैव के साथ टू आया है इसलिए इसने अपना रंग बदल लिया। लेकिन अगर हैज हैव को नॉर्मली आप देखते हो प्रेजेंट परफेक्ट में तो कोई कुछ कर चुका है, किसी ने कोई काम कर लिया है, ऐसा मीनिंग देखने को मिलता है, ठीक है। देखो जैसे मुझे जाना है तो मैं बोलता हूं आई हैव टू गो, हमें खाना है वी हैव टू ईट, उसे पढ़ना है ही हैज टू स्टडी, उनको देखना है ही हैज टू, अच्छा देखने के लिए भी स्टडी लिख दिया, बहुत महान लोग हैं ना। यहाँ पे आएगा वॉच, अगर वैसे कोई मूवी वगैरह देखनी है तो वॉच, वैसे अगर कुछ और देखना है तो सी का इस्तेमाल भी कर सकते, अरे कौन सा समुद्र वाला लिख दिया है ना, तो आप सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी लुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, देखने के लिए सबका इस्तेमाल हो जाता है ना, और वॉच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस तरह का देखने की बात हो रही है, ठीक है। चलिए तो यहां तक तो भाई सभी को समझ में आया ही होगा। अब आ गया है तो एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे ग्रामर में, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप मुझे बना के कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। याद करो एक बार मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, करोड़ों साल पहले पढ़ाया था शायद एक बार, ठीक है। तो इसको कमेंट करके जल्दी से बताएं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। बाकी आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट आता है उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।